बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आपस की बात में काफी अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। एक अहम जिम्मेदारी जो कि मुझे सौंपी गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो जिम्मेदारी अल्लाह के फजल करम से मैंने पूरी की। आज हम दोबारा आपस की बात को यहाँ से रिवाइव कर रहे हैं और ये सिलसिला शुरू हो गया है। अब आप पीर से बुध तक रात 11 बजे आपस की बात देख सकेंगे मेरे साथ। आज जो सियासी माहौल है वो हमारे सामने है। इमरान खान साहब ने आज अपने खिताब के अंदर ललकारा है, एक दफा फिर ऑपोजिशन को कह दिया है सबको कि मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा और ये सब चोरों का गुलदस्ता है जो इकट्ठा हो गया है। हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब 2023 नहीं बल्कि 28 तक वजीर आजम रहेंगे और अगली दफा भी उन्हीं की बारी है और ज्यादा मजबूत होकर इमर्ज करेंगे। जबकि अपोजिशन की जानिब से आपने देखा है जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब आसिफ जरदारी साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब ने आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नेशनल असेंबली का इजलास रिक्वेजिशन कर दिया गया है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए करारदाद है वो जमा करा दी गई है। उसमें एक इबाम ये है कि जी ये 7 दिन के अंदर होना है या 14 दिन के अंदर बुलाया जाना है। देखिए, कानूनी तौर पर अगर देखा जाए जो इजलास रिक्वेजिशन होना है वो 14 दिन के अंदर अंदर होना है। वंस रिक्वेजिशन हो जाता है, इजलास यानी शुरू हो जाता है, तो जब बाकायदा तौर पर तहरीक अदम एतमाद टेबल होगी, 3 दिन से पहले उसके ऊपर वोटिंग नहीं हो सकती, लेकिन 7 दिन से आगे वोटिंग नहीं जा सकती। तो अगर हम आज से भी मानकर निकलें तो सूरत हाल ऐसी है कि अगले 20-21 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रहे कि नेशनल असेंबली के अंदर काम हो रहा है कुछ रेनोवेशन का। तो जनाब एहसन इकबाल साहब ने कह दिया कि स्पीकर के पास तो इख्तियार है, वो कहीं पर भी बुला सकता है नेशनल असेंबली का इजलास। और अगर कोई बहुत बड़े स्केल की रेनोवेशन भी हो रही है तो कन्वेंशन सेंटर में भी इजलास हो सकता है नेशनल असेंबली का, लेकिन शायद इसकी नौबत ना आए। इमरान खान साहब खुद को मजबूत गर्दान रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ये समझती है, मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि उनके पास नंबर्स पूरे हैं और वो इन नंबर्स की मदद से इमरान खान साहब को इक्तदार से हटा पाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो मुल्क किस तरफ जाएगा, सियासी सूरत हाल क्या होगी, चैलेंजेस बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अपोजिशन ने दावा तो कर दिया है, लेकिन क्या आने वाले 20-21 दिनों तक वो अपने उन तमाम लोगों को जो कि इमरान खान साहब के खिलाफ इस तहरीक में, तहरीक अदम एतमाद में, उनके लिए वोट करेंगे, या वो लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है और लॉयल्टी चेंज करेंगे, साथ देंगे ऑपोजिशन का, वो इमरान खान साहब की हुकूमत जो है क्या उन पर कोई दबाव डालेगी? क्योंकि हुकूमत वक्त है, उसका दबाव होता है। आज के प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और हो क्या रहा है, क्योंकि वफाक के अंदर एक क्राइसिस है, पंजाब के अंदर एक और क्राइसिस इमर्ज कर चुका है। इमरान खान साहब आज भी अपनी बात पर डटे हुए हैं कि उस्मान बुजदार साहब की कुर्बानी वो नहीं देंगे और वो पंजाब हुकूमत के चीफ मिनिस्टर रहेंगे। लेकिन क्या आने वाले दिन भी ऐसा ही कुछ दिखाएंगे? सिचुएशन इतनी फ्लूइड है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल हो चुका है, वो डी चौक पर आना चाहता है और वो ये चाहते हैं कि जहां तहरीक अदम एतमाद का एक प्रेशर है, वहां अवामी प्रेशर भी इस हुकूमत के ऊपर पड़े। लिहाजा ये जो पोजीशन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नॉट अ वेरी डिजायरेबल पोजीशन। और इमरान खान साहब यकीनी तौर पर इस वक्त सोच रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिस्ट हूं और मेरे से बेहतर स्ट्रैटेजी कोई नहीं बना सकता। अपने मेहमानों के सामने ये तमाम मामला लेके चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब रियाज फतियाना साहब, एमएनए है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा। बहुत शुक्रिया फतियाना साहब आपका। मियां जावेद लतीफ साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हमारे साथ मौजूद है। और हमारे और आपके हरदिल अजीज जनाब इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। फतियाना साहब, वो पंजाबी में जैसे वो चंद साहब ने कहा था ना, गल वध गई है मुख्तारिया, गल वध गई है। तो फिर ये अब आज की सूरत हाल के बाद तो आप ये कहेंगे नहीं कि गल वाकई वध गई है? मुनीब भाई, गुजारिश ये है कि ये सारा पॉलिटिक्स का हिस्सा है और जब इंसान किसी ग्राउंड में खड़ा होता है तो मुखालिफ की हर हिट का मुंतज़र होता है, उसका जवाब देना जानता है। और इसमें जो हम काफ़ी देर से सुन रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है, आखिर वो बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई और आज अपोजिशन ने कोई 80-85 MNA दस्तखत करवा के तारीख जमा करवा दी है। और अब इसके बाद 14 दिन के अंदर स्पीकर साहब ने इजलास तलब करना है और उसके बाद फिर अगेन जब ये तारीख पेश होगी हाउस के अंदर फिर अगेन 7 डेज़, तो 21-22 दिन तो हुकूमत के पास वैसे ही हैं इस पूरे सिस्टम को संभालने के लिए। और आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म काफ़ी एक्टिव हैं
और जिन पे शक व शुबा किया जा रहा था वो सब आकर मिल रहे हैं और यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम कहीं नहीं गए। साहब कथा देखिए कलामी सर, घरों के आप एक अंदर भी सीरियस नाराजगी होती है, सियासतदान है, सियासी ये आप एक जमातों के सीरियस अंदर भी लोग सियासतदान है, बाज़ ये जो बिल्ली नाराज होते आपने हैं। ये पंजे मारने वाली है या मासूम सी बिल्ली है जो थैले से बाहर आई है? नहीं नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि हालात कैसे हैं, लेकिन गुजारिश ये हो सकता है, मुझे भी हो सकता है अपनी जमात में कोई नाराज़गी हो, लेकिन ये वक्त नहीं होता। जब आप किसी पार्टी के टिकट पर आ जाते हैं तो फिर आपको अखलाक, असूल, कोई एथिक्स, कोई वैल्यूज़, कोई आर्टिकल 95 के तहत इन्होंने 95A के तहत अदम एतमाद की तहरीक मूव की है, उसको आप आर्टिकल 63A के साथ भी मिलाकर पढ़ें तो कोई जो शख्स है वो वोट नहीं कास्ट कर सकता वज़ीर आज़म के चुनाव, वज़ीर आज़म के अदम एतमाद में या फिनांस बिल पे। अगर करता है तो ऑब्वियसली वो डी सीट हो सकता है, और डी सीट होना अपनी जगह पे। असल बात है इंसान का ज़मीर, इखलाक और अपना ये वैल्यूज़ और एथिक्स। तो कोई भी ऐसा इस मौजूदा हालात में 21वीं सदी है, मीडिया बहुत आज़ाद है, सोशल मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, नौजवानों की 60% आबादी इस मुल्क में हर चीज़ को वाच कर रही है, जिनकी अप्रोच बड़ी आइडियलिस्टिक होती है। इस मौके पे सियासतदान जो असम्बली में भी पहुँचे हों वो कोई ऐसी गैर इखलाकी बात करते हैं तो तारीख हमेशा उनके गले में एक तोड़ रहेगा, स्टिग्मा रहेगा साहब कि ये आपके धोखा भी था, है सर, ये इसने आपका ये अपनी जमात चले को खंजर घोंप इखलाकियात दिया, आप दुरुस्त तो फरमा कोई रहे हैं, शख्स लेकिन भी ऐसी हरकत नहीं हमारे करेगा। मुल्क में सियासत में इख्तलाकियात नहीं होती। लेकिन ये मियां जावेद लतीफ साहब की जमात ऑफर कर रही है, JUIF ऑफर कर रही है, पीपल्स पार्टी ऑफर कर रही है, क्योंकि आपकी जानिब से कहा जा रहा है, आपकी जमात की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कि 18-18 करोड़ रुपए ऑफर लग रही है मेंबरान कौमी असेंबली को। तो ये क्या वाकई दुरुस्त है? इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे आप? देखें इसका अजहार तो आज किया है प्राइम मिनिस्टर ने, तो वही ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। कम से कम इसकी मैं ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, क्योंकि जब मेरे लम्हे की बात आएगी तो मैं इसकी तस्दीक या तस्दीक करने की तरदीद में पोजीशन होगा। लेकिन ये एक अफवाह ज़रूर है कि शायद कोई बोरियों के मुंह खोल दिए गए हैं कि फ़ॉरेन करेंसी भी बाहर से आ रही है और कोई ऐसा है। तो ये सुनी सुनाई बातें, मेरे पास का कोई सबूत नहीं है जिस पर मैं कोई ठोस बात कर सकूँ, ना किसी पे इल्जाम लगा रहा हूँ। सुनाई बातें मियां साहब को पता, मियां साहब को सुनिए वो मैंने बता दी, आपने पूछा तो बताया, वरना मैं जिक्र भी ना करता। नहीं, मैं मियां साहब से पूछ लेते, इनको पता था। मियां साहब मतलब एक पंजाबी में कहते हैं ना कि एक चंगी गल नहीं सर, मतलब तुसी फेल करो सर, तुसी ये नोटा ने मतलब खोल देते हैं हर चीज, मतलब संदूक शुक खोल दिए आपने। इतने वाफर है अपोजिशन के पास के 18-18 करोड़ रुपया ऑफर कर रहे हैं आप हुकूमती मेंबरान को अपनी वफादारी तब्दील करने के लिए। कोई असूल, कोई मतलब इखलाकियात जिस तरह जिक्र जनाब फतियाना साहब कर रहे थे, सर कुछ तो ख्याल करो। मनीफ फरूक साहब, अल्लाह आपको सेहत दे, मगर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि रियाज फतियाना साहब अगर आपकी बात को सेकंड करते, इमरान खान साहब की बात को सेकंड करते, तो मैं यकीन करके उठता यहाँ से, क्योंकि मुझे रियाज फतियाना साहब को मैं जानता हूँ, किसी शवाहद और किसी सबूत के बगैर इतनी बड़ी वो बात नहीं करने वाले थे, इसलिए उनकी बात झूठी है इमरान खान साहब की हमेशा की तरह। और जहाँ तक आपने बात की थी कि बिल्ली पंजे मारने वाली है, बिल्ली को शेर की खाला भी कहते हैं, ये भी आपके जहन में होना चाहिए जिस बिल्ली को आज कहा जा रहा है। और जहां अखलाकियात की बात की जा रही है तो आपको ये याद होना चाहिए कि 2 दिन पहले मेलसी में इन्हीं इमरान खान साहब ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, अगर उसको अखलाकियात कहा जाता है तो फिर बदकिस्मती से पूरी पाकिस्तानी कौम जो है कानों को हाथ लगा रही है। मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि जिस तरह ये PTI बनाई गई थी चंद साल पहले और जिस तेज़ी से बनाई गई थी, कहीं उससे ज़्यादा तेज़ी से ये बिखरती अगले दिनों में आपको नज़र आएगी। उसकी वजह 2-3 है। आप देखें कि इमरान खान साहब ने आज एक बात और की है, उन्होंने कहा है कि जनाब फौज जो है वो पाकिस्तान के साथ है। मनीब फरूक साहब या कोई दीगर मेहमान जो हैं, कोई कहेगा कि फौज पाकिस्तान के साथ नहीं होनी चाहिए? भाई अगर आपको कोई हुकूमत में ले आए, आपको इस मनसब पर बैठा दे और 4 साल आप ये कहते रहे कि हम सब एक पेज पे हैं, आपकी आईनी गैर आईनी आपकी मदद कोई करता रहे, तो उसको आप कहें एक पेज पे, और जब कोई न्यूट्रल चीजें हो जाएं
या होने की जानब बढ़ जाएं और आपको संभाला देने के लिए कोई ना आए, तो आप ये कह देंगे कि कोई अदारा जो है वो साहब, मैं जरा वजाहत का वज़ीर आज़म का मकसद ये है चीज सर, गुजारिश के लिए हम एक जद्दोजहद कर रहे थे। मकसूद चपड़ासी, फलाना पापड़ वाला, इनके साथ इदारे नहीं खड़े होंगे जिन लोगों के हाथ बल्कि सियासी वजूद करप्शन की गर्द से अटे पड़े हैं, उनके साथ कौमी इदारे इतने आला तशख्खुस के लोग नहीं खड़े होंगे। लिहाजा वो समझते हैं वो पाकिस्तान के साथ है, वो आपके सियासी इंटरेस्ट के साथ नहीं है मुक्तदर कुव्वतें और हल्के। मनीब मुझे ये बताएं कि इनकी वजाहत करने की ज़रूरत इसलिए थी कि क्या इससे पहले वो अदारे जो थे वो किसी पापड़ वाले के साथ, किसी फलूदे वाले के साथ खड़े थे जो इनको वजाहत करने की ज़रूरत पेश आई? हरगिज़ ऐसी बात नहीं थी। बात असल में ये है कि मैं भी आज ये कहूँगा कि गैर आइनी बनने वाली हुकूमत को भी हम गैर आइनी तरीके से हटाना नहीं चाहते। हम आज भी ये कहते हैं कि जिस तरह इनको लाया गया था उस तरह हटाने के आज भी हम हक में नहीं है, भले हमें इसमें फ़ायदा हो या नुकसान हो। मगर मैं ये बात आपको कहता जाऊँ मनीब फ़रूक कि आप मुझे ये बताएं, एक से दो गवर्नर इनके लगाए हुए, चंद वज़रा और बेशुमार अरकान असम्बली जब छोड़ेंगे इमरान खान साहब को, तो फिर उनके बारे में ये क्या कहेंगे जो कि छोड़ने वाले हैं, अगले चंद दिनों में आपको नजर आएंगे। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि आपकी पॉलिसियों से अगर आपकी अपनी जमात जो है वो अगर नाला है, वो भी ये समझती है कि आप बोझ हैं पाकिस्तानी कौम पर, वो भी अगर ये समझते हैं कि आपकी दाखिला खारजा पॉलिसी अपनी दुरुस्त नहीं है, मगर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं मगरब पे, आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं अमेरिका पे, और वो भी मीडिया पे आकर, वो भी जलसे जुलूसों में आप खारजा पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं, तो कौन आपको कहेगा कि आप अक्लमंद है? कौन आपको कहेगा कि आप मुहिब्बे वतन है? कौन आपको कहेगा कि आप पाकिस्तान की जरूरत है? बल्कि हर एक यही कह रहा है कि ये बंदा अगर और चंद दिन रह गया तो पाकिस्तान के लिए वबाले जान बन जाएगा। अच्छा, ये देखिए, बात सुने, ये अपोजिशन का एक ओपिनियन जरूर है कि इमरान खान साहब रह गए तो मुल्क के लिए वबाले जान बन जाएगा। पर इरशाद भट्टी साहब, क्या ओवरऑल तासुर यही है कि इमरान खान साहब इतने गैर मकबूल हो चुके हैं, अपोजिशन की नजर में तो हैं, लेकिन क्या वाकई इतने गैर मकबूल हो चुके हैं कि बस वो अगर रहे तो बेड़ा गर्क हो जाएगा मुल्क का और हर चीज खत्म हो जाएगी? देखिए, पहली बात तो वहीं से शुरू करते हैं, वो बिल्ली से, कि वो जो आपने कहा कि पंजों वाली बिल्ली है कि दूसरी बिल्ली है, जिस पर रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता, और जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है कि बिल्ली शेर की खाला होती है, और बिल्ली के बारे में मशहूर है कि वो शेर की खाला होती है और उसने शेर को एक गुर नहीं बताया होता, यानी वो गुर उसके पास होता है बवक्त ज़रूरत। और बिल्ली के बारे में ही आगे जाके कहीं 21-22 दिनों के बाद कोई हुकूमत या अपोजिशन हो सकता है ये कह दे कि मेरी बिल्ली और मैनू ही में आऊँ। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। दूसरी बात यह है कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई है कि आज अपोजिशन के तीन बड़ों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें एक बड़ा कह रहा था कि इमरान खान साहब को हम हटा इसलिए रहे हैं कि उसने मगरब को नाराज़ कर दिया, लड़ाई छेड़ दी है। दूसरा बड़ा कह रहा था कि इमरान खान साहब को हम हटा इसलिए रहे हैं कि वो मगरबी तहजीब लेके आ रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे हटा इसलिए रहे हैं कि मगरब और वेस्ट और बैरूनी ताकतें हैं इसके पीछे। तो मेरा ख्याल है पूरी दुनिया सारा कुछ छोड़ के ना, तो इमरान खान से साईं बुज़दार तक वो इन्हीं कामों में लग गई है। और जैसे मैं अभी हम कह रहे थे, जो बाइडन साहब जब सदर बना था तो मुझे उस दिन नहीं पता चल गया था कि ये साईं बुज़दार को ले डूबेगा। बहरहाल आज पे के जैस गवर्नेंस परफॉर्मेंस के इश्यूज हैं, कोई शक नहीं है। मईशत वेंटिलेटर पर है, कोई शक नहीं है। बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई है, कोई शक नहीं है। और क्या उसको कहते हैं कि इमरान खान साहब के वादे, दावे, नारे पूरे नहीं हुए, हवाई फायरिंग निकले, कोई शक नहीं है। और इसमें बुरा हाल है, लेकिन और अपोजिशन का ये हक है कि वो हटाए उसको, इमरान खान साहब को तरीक़े अदम एतमाद ला कर, उनका हक है, लॉन्ग मार्च करें, धरने दें, वो करें जैसे इमरान खान साहब करते हैं।
लेकिन मेरा सिर्फ इतनी सी बात है, आपकी ये बात 100% ग्राउंड रियलिटी है कि सियासत 2+2 4 का नाम है, इक़्तिदार का नाम है, मगर मैं उस अपोजिशन से जिसने 3.5 साल में मुझे ये बताया कि हम सिविलियन बारादस्ती के लिए निकले हुए हैं, हम जमहूरियत के लिए निकले हुए हैं, हम वोट को इज्जत दो बहाल करने के लिए निकले हुए हैं, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं उस अपोजिशन से ये तवक्को करता हूं कि वो पैसे का लालच देकर, ओहदों का लालच देकर, टिकटों का लालच देकर, तरक्याती फंड्स, नौकरियों का लालच देकर, पार्टी तोड़कर, इमरान खान की पार्टी तोड़कर या हम ख्याल ग्रुप बनाकर या कोई फ्रंट बनाकर कम से कम इमरान खान को फारग ना करे। ये अगर इस तरह वो जीत भी गए तो ये उनकी हार होगी और ये ऑक्सीजन होगी इमरान खान साहब के लिए। हो सकता है इमरान खान साहब अपने वजन और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी गवर्नेंस, अपनी मिसमैनेजमेंट के तहत सियासी तौर पर फौत हो जाते, लेकिन अगर इस अपोजिशन ने इस तरह उनको निकाला तो इमरान खान को फिर से जिंदगी मिलेगी। और इस अपोजिशन ने ही मुझे बताया था कि ये ऐसा मुल्क है, बदनसीब मुल्क है, जिसमें किसी को मुद्दत पूरी करने ही नहीं दी जाती, साजिशें की जाती हैं और उनको निकाल दिया जाता है। लेकिन ये दफा इनका आर्गुमेंट ये है ना कि हम आईनी और तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जो आप फरमा रहे हैं वो एक अखलाकी एलिमेंट जरूर है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि लॉयल्टीज लोगों की तब्दील होगी, यकीनी तौर पर होंगी। जो पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट हुए लोग हैं, जब वो अपने वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन की तहरीक का साथ देंगे तो सारी बात है वो डिसलॉयल तो हो जाएंगे। लेकिन शायद सियासत इसी का नाम है। एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जरा इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक अहम है कि अभी दिन है, अभी जारी बात है रिक्विजिशन की गई है, जमा कराई गई है तहरीक, ये इतने दिन ऑपोजिशन अपने तमाम अरकान और वो अरकान जिनके ऊपर ऑपोजिशन तकिया किए हुए हैं उनको संभाल पाएगी, उनको प्रोटेक्ट कर पाएगी, क्योंकि जो हुकूमत वक्त होती है उसके पास बहुत इख्तियार होते हैं, बहुत सी ताकत होती है। एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। फतियाना साहब, अब जारी बात है इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी है कि इमरान खान साहब पे पंजाब के हवाले से बहुत प्रेशर है। आप खुद, आपका हल्का पंजाब में है, मुझे ये बताइए क्या ये बात आज जब आप इस्लामाबाद में है, आप जारी बात है, आपको पता है आपकी हुकूमत है, क्या उस्मान बुज़दार साहब की कुर्बानी इमरान खान साहब उनको देना पड़ेगी या देनी पड़ सकती है? पंजाब हुकूमत की कुर्बानी और अलीम खान साहब के ग्रुप को वज़ारत आला देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रेशर है जिसका बादियुन नजर में किसी हद तक ऑपोजिशन से ताल्लुक नहीं है। ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर से ग्रुप्स हैं और वो अमर्ज कर गए हैं और उन्होंने आज वो एक ऐसी पोजीशन में आ गए हैं कि वो हुकूमत वक्त यानी इमरान खान साहब को हॉट कर रहे हैं। ऐसा मुमकिन है? आपको ऐसा होता हुआ नजर आता है? मुनीब भाई, पहली बात यह है कि पार्टी के अंदर उन्होंने इख्तलाफ किया है और उनको इखलाकी तौर पर इसका हक हासिल है। कोई पार्टी से बाहर बैठ के उन्होंने कोई साजिश नहीं की और ना कोई ऐसी बात कर रहे हैं। ये घर का मामला है और घर के अंदर ही सुलझाया जाएगा। दोनों में से एक बात हो जाएगी, या इमरान खान साहब उनकी बात मान लेंगे या वो इमरान खान साहब की बात मान लेंगे। तो आइदर वे जो भी होगा वो फैसला, हतमी फैसला तो जनाब इमरान खान ही करेंगे और देखना ये होगा कि किसकी बात मानी जाती है, बुज़दार साहब की बात मानी जाती है या अलीम खान और जहांगीर तरीन की बात मानी जाती है। और वो हमारे लिए एहतराम का बायस है। जहांगीर खान तरीन साहब और अलीम खान साहब का बड़ा रोल रहा है पीटीआई गवर्नमेंट फॉर्मेशन में और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अजनबी लोग नहीं है हमारे लिए। बुज़दार साहब भी शरीफ आदमी है। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसको हल ना किया जा सके, कोई बाहर नहीं जा रहा और विदन पार्टी अगर कोई फैसला होता है तो वो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये क्योंकि जारी बात है ये वज़ीर आज़म फैसला करेंगे मुनासिब वक्त पे। ठीक है, बिल्कुल ये खबर जरूर आएगी कि बुज़दार साहब की जानिब से ये कहा गया है कि वो अपना ओहदा छोड़ सकते हैं अगर वो हुकूमत की मदद उसमें हो सकती है, लेकिन वो परवेज इलाही साहब के हक में छोड़ सकते हैं, लेकिन अलीम खान साहब के हक में नहीं छोड़ सकते। लेकिन सूरत हाल आपके नजदीक, क्योंकि आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, वो कोई लिस्ट भी बताई जा रही है कि जी इमरान खान साहब को मशकूक जो अरकान है पीटीआई की उनकी दी गई है, तो कोई रोशनी डाल सकते हैं आप फतियाना साहब के आपकी सफों में कोई मशकूक शख्सियत कौन है या ऐसे कौन से लोग हैं जो कि अपोजिशन के साथ भी गपशप रखते हैं
और बल्कि रखे हुए हैं इस सारे माहौल में और साथ देंगे तरीके अदम एतमाद का, तो ये मशकूक लोग कौन है? देखें, गपशप लगाना तो बुरी बात नहीं। जवेद लतीफ़ साहब मेरे बैठे हैं साथ, ये मेरे बहुत 30-35-40 साल के दोस्त हैं, ज़ाती दोस्त हैं। और मेरी ज़ाती दोस्तियाँ अपोजिशन में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में है। दोस्ती होना, गपशप लगाना तो एक खुशगवार बात है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पार्टी के अंदर किसी पे शक किया जा रहा है। और जिनके बारे में एक प्राइवेट टीवी चैनल ने नाम दिए थे, फैसलाबाद डिवीज़न के 12 में से 8 अरकान के नाम एक प्राइवेट चैनल दिए थे, उसके खिलाफ तरदीद भी आई और लोगों ने मुलाकात करके वज़ीर-ए-आज़म को अपने एतमाद का ज़हार भी किया। और अब उस टीवी चैनल के खिलाफ तरीके इस्तेकाक भी कौमी असम्बली में दाखिल हो चुकी है। आप कहते हैं ऐसे कोई लोग नहीं है। वैसे मैं मियां साहब के पास जाने से पहले जरा भट्टी साहब, मशकूक लोगों की कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा चले, भट्टी साहब को मशकूक लोगों की लिस्ट है जो वज़ीर आज़म को दी गई है, आज ये खबर चल रही थी, कोई तो होंगे ना जिन पे अपोजिशन ने तकिया किया हुआ है? भट्टी साहब जी सर, सुना जा रहा है, 2 इतलात हैं। एक इतलात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हमारे दोस्त कामरान, शायद अभी अपने प्रोग्राम में मैं था तो वो बता रहे थे कि IB ने कोई रिपोर्ट दी है और उसमें नाम दिए हैं, और मेरे पास भी वो कह रहे थे कि नाम है, अगर मैं पढ़ के सुना दूं तो वो एक तो ये इतला है। दूसरी ये है कि जो स्ट्रेंज है, जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये है कि 25-26 ज़्यादा हो गए हैं। जो हम ख्याल ग्रुप या टिकटों वाले या कुछ वो जो अपने मफादात वाले, वो ज़्यादा हो गए हैं। तो वो इमरान खान साहब को पता चला है कि ये हो गए हैं, तो इमरान खान साहब अब कल से मुलाकातें करेंगे। 21 दिन जैसे फतियाना साहब ने कहा है, ये असाबी गेम होगी अपोजिशन और हुकूमत के लिए, दोनों के लिए, और अपने अपने मेंबरान और अपने अपने, तो वो होगा। अभी बड़ी चीज़ें आएंगी, बड़ी चीज़ें, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसें होने वाली हैं, कई और कुछ, बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन बात फिर वो ये है कि सियासत कहाँ तक जाती है, और क्या जो जिस स्टैंड पे खड़ा है, जिस स्टांस पे खड़ा है, क्या उस पर खड़ा रह जाएगा? यानी हम 3.5-4 साल इमरान खान साहब से यही गिले कर रहे थे, उनसे रोज़ यही उठा रहे थे कि जिनके खिलाफ आपने 22 साल जिहाद किया, आप उनको लेकर हुकूमत में आ गए और उनसे हुकूमत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही, क्या ऐसा वक्त तो नहीं आएगा कि बाद में इसी अपोजिशन को यही ताने सुनने पड़ेंगे कि आपने जो जिन चीज़ों को लेकर सड़कों पर निकले थे या जो मुकदमा बिल्ड किया था, उसके खिलाफ, वो आपने उसी के अगेंस्ट आप मुद्दई बन गए हैं। यानी अपनी सारी किए किराए पे पानी फेर दिया। इक़्तिदार तो मिल जाता है, इक़्तिदार, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी रह गए हैं, नवाज शरीफ साहब भी रह गए, जरदारी साहब भी सदर बन गए। इक़्तिदार तो आनी जानी चीज़, बात की बेसिक क्या है कि आप खड़े कहाँ हैं? क्या अब भी हमारे सियासतदान, खा वो अपोजिशन में हो, खा हुकूमत में हो, क्या अब भी सबक सीखेंगे कि कुछ एक रेड लाइन्स होनी चाहिए या कुछ एक चीज़ें होनी चाहिए जहाँ आके सब कुछ कुर्बान? तो मुझे इस वक्त तो लगता है कि मिस्र का बाज़ार लगा हुआ है और वो इन सारों की मूर्तियाँ बनानी पड़ेंगी बाद में अपनी आने वाली नस्लों को दिखाने के लिए कि प्यारे बच्चों, ये थे वो हमारे लोग जो हर दूसरे दिन यू टर्न ले लेते थे। तो दुआ करें कि वैसे मायूसी मर चुकी, हैरत मर चुकी है, एक मरतबा फिर मायूसी ना हो, एक मरतबा फिर हैरत ना हो। ठीक, अच्छा भट्टी साहब, एक ये बताइएगा कि ये इतने लोग जो अपोजिशन के हैं, ये, और जारी बात है जिन पर हुकूमत तकिया भी किए हुए है, इनको अपोजिशन संभाल पाएगी? क्योंकि हुकूमत के पास तो बहुत ताकत होती है और आपको पता है फिर बहुत कुछ हो जाता होता है, लोग इधर उधर भी हो जाते हैं, बेचारों पे दबाव भी आ जाता है, कुंडियां भी लग जाती हैं, ताले भी लग जाते हैं, बड़ा कुछ हो जाता है। तो ऐसा कुछ होने का खतरा है या नहीं? अब हालात बहुत मुख्तलिफ है। नहीं, बिल्कुल सब कुछ होगा। और 21-22 दिनों के बाद या मेरे नानके पिंड के जवेद लतीफ़ साहब बैठ के गिले कर रहे होंगे कि यार एक ही हो गया है, तो ज्यादती हो गई है, तो गलत हो गया, या रियाज फतियाना साहब कह रहे होंगे कि इंज सोचा नहीं सी जिमें हो गया है। तो मैं तो दोनों सूरतों में यही तबसरा फरमा रहा हूँगा। तो ये सब कुछ होगा, सब कुछ होगा मेरी जान, सब कुछ होगा। अभी आप देखते हैं होते क्या जाता है। इस मरतबा असाबी गेम है अपोजिशन और हुकूमत। इस वक्त मैं 10 नंबर हुकूमत को कम दूंगा, अपोजिशन को 10 नंबर ज्यादा दूंगा। हालांकि मैं आखिरी वक्त तक, कल परसों तक यही कह रहा था कि अदम एतमाद आएगी,
तो कामयाब नहीं होगी। इस वक्त बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है, इमरान खान की पार्टी के अंदर से बड़ी चीज़ें निकल रही हैं और सारा कुछ हो रहा है। क्या इमरान खान साहब, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब और बाकी ये जो वफाक में एक ग्रुप है, नूर आलम साहब समेत, या जो भी मुबैना तौर पर हैं, क्या उन सारों को संभाल पाएंगे? क्या अपोजिशन इकट्ठा रख पाएगी? क्या हुकूमत, जो अपोजिशन एक टिकटों के अलावा, नून लीग की एक टिकटों के अलावा पंजाब में, बाकी क्या हुकूमत दे पाएगी या ज़्यादा दे देगी? क्योंकि आखिरी साल है, वो मियां जवेद लतीफ़ साहब ने पिछले प्रोग्राम में कहा था, सच कहा था कि आखिरी साल है, इलेक्शन का साल है, इसमें जो सियासतदान है वो सोचता है। और जैसे इन्होंने कहा कि जब इनको छोड़ा तो इनके वज़रा ने भी छोड़ा और 17 सीटें रह गईं, जब वापस आए तो मरकज़ और पंजाब में हुकूमत थी। तो हमारी सियासत अनफॉर्चुनेटली है ही ऐसी, लॉयल्टी तो है, कोई नहीं, अपना मफाद है, इक़्तिदार है, तो देखें क्या बनता है। भट्टी साहब आप दुरुस्त बात करें। मियां साहब सर आप रेडी है ना? ये आपको पता है हुकूमत है और हो कुछ भी जाता है, सुना है बड़े व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं और उसमें कोई ग्रुप लीडर भी बन गया है, वो इंश्योर करेगा कि बंदे इधर उधर ना हो। आप अपने बंदों को भी बड़ा कह रहे हैं कि इस्लामाबाद में रहे, पार्लियामेंट लॉजिस तक महदूद रखें, तो ध्यान रखिएगा बाहर से कुंडी शुंडी देख के गुब्बारों ताला ही ला जावे ना, मतलब बहुत कुछ हो सकता है। फिर तुसी कहना साढ़े नाल हत्थ हो गया। नहीं, मैंने अपना नंबर दे दिया है, मियां साहब को तो दे दिया है कि अगर इनका बाहर ताला लगाओ तो मुझे बिलाशुबा मियां साहब भट्टी साहब से ना आ रहे हो तो मेरा कोई गिला ना रहना। मियां साहब भट्टी साहब से ना रहना। नहीं मुझे मेरी अर्ज सुन ले। मैं समझता हूँ कि मनीफ फ़रूक साहब हों या अरशाद भट्टी साहब हों, अगर ये इस बात पे बहस करवाएं कि जनाब पीटीआई एक जमात है, तो मुझे आपकी दोनों की ये बात सुन के हैरत होती है कि ये जमात नहीं थी ना है, मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा किया गया था और ये लोग अपने अपने घोंसलों में वापस जाने की तैयारियां कर चुके हैं। और दूसरा मैं ये आपको अर्ज़ करूँगा, जो आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत वक्त ताकत का इस्तेमाल करती है, उसके पास ताकत होती है, अदारे होते हैं, ये बात दुरुस्त है, मगर ये भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करता जाऊं कि फिर न्यूट्रल किसको कहते हैं? अगर अदारों का इस्तेमाल किया जाएगा तो भाई हम तो डे वन से ये बात कह रहे थे कि अगर आइनी तरीके से हम इस हुकूमत को तब्दील करना चाहते हैं तो अदारों को न्यूट्रल होना पड़ेगा। और अदारों की जानिब से अगर DGISPR स्टेटमेंट दे देते हैं तो फिर हम ये यकीन करने के बाद अदम एतमाद की तरफ बढ़ रहे हैं। मगर मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि अगर 50% से ज़्यादा लोग जो हैं PTI को छोड़ के इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत करते हैं, तो फिर असल PTI जो है वो 50% से ज़्यादा जो लोग खड़े होंगे उसको कहा जाएगा, इमरान खान को PTI नहीं कहा जाएगा। और दूसरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँगा कि देखें, आप जब ये सवाल उठाते हैं कि वोट को इज्जत दो कहाँ गई, तो फिर आपको मैं ये कहूँगा कि अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो ये एक उस मंजिल की जानब जो हम बढ़ रहे हैं उसके रास्ते की एक छोटी कामयाबी होगी। जब तक पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं करवा दिए जाते, उस वक्त तक पाकिस्तानी कौम को कुछ नहीं मिलेगा, उस वक्त तक ब्लेम गेम जारी रहेगी। मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊंगा, आप मेरे पे लगाएंगे, मैं किसी और पे लगाऊंगा, ये चलता रहेगा जब तक आप आईनी हदूद व क़यूद में तमाम लोग नहीं आ जाएंगे। उस वक्त तक मगरब पर भी आप इल्ज़ाम लगा सकते हैं, मगर आपके बारे में कुछ सोच सकता है। और जिस तरह मेरे अरशाद भट्टी साहब ने कहा कि जो बाइडेन जो है वो सोच रहे हैं कि आसमान बुजदार को किस तरह हटाना है, तो फिर यही बातें होंगी। आप एक शरीफ आदमी के पीछे पड़ जाते हैं मियां साहब, भट्टी साहब के वो फेवरेट है। मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ यहाँ पर, ब्रेक से वापस आते हैं तो जरा फाइनल कॉल हो जाए जरा भट्टी साहब का तजिया और हमारे दोनों मेंबरान नेशनल असेंबली यानी फतियाना साहब और मियां जावेद लतीफ साहब क्या कह रहे हैं, जरा फाइनल बात हो जाए आज कि होने क्या जा रहा है और चांसेस किसके ज्यादा है इस वक्त, अपोजिशन या हुकूमत। एक ब्रेक के बाद
एक दफा फिर आपको शानदेद कहते हैं। इरशाद भट्टी साहब, वोट को भी इज्जत मिल रही है और काम को भी इज्जत मिलेगी। इमरान खान साहब जाएंगे तब मामला ठीक हो जाएंगे। और मियां जावेद लतीफ साहब ने कहा है कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, आपको और मुझे एक जमात समझना ही नहीं चाहिए। यानी फतियाना साहब जिस जमात का हिस्सा है, जिसके टिकट पर वो इलेक्शन लड़के आए हैं, मियां जावेद लतीफ साहब समझते हैं कि इस जमात को मैन्युफैक्चर किया गया है, बनाया गया है, लिहाजा उस पर अप्लाई नहीं होते वो शायद उसूल इखलाकियात वाले कि नहीं वोटर को वो हम वफादारियां तब्दील हो। वो तो बस मफादात का एक टोला है। बन गई हुकूमत, ठीक है, ठीक है, अब उससे जान छुड़ाने का वक्त है। देखिए, आज मियां जावेद लतीफ़ साहब ने 2-3 आपको खबरें दी, आपने उस पर तवज्जो नहीं दी। एक तो दी खबर कि अगर कुछ गवर्नर्स और वज़ीर जो हैं वो इमरान खान साहब को छोड़ दें। दूसरी खबर दी कि इतना कुछ इमरान खान साहब को छोड़ेंगे कि इमरान खान साहब की पार्टी छोटी रह जाएगी, छोड़ने वाले ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये 2 खबरें। तीसरी बात, मैन्युफैक्चरिंग या लॉन्ड्री, ये तो खैर बड़ी पुरानी हिस्ट्री है, इसको अब रहने दें, ये ऐसे ही सियासत है। लेकिन क्या उसको कहते हैं कि ये भी हम देखेंगे कि अल्लाह के फजल से कि तरीक़े अदम एतमाद अगर कामयाब होती है तो और लॉन्ग मार्च धरने कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद क्या आवाम कामयाब हो जाएगी। मेरा मतलब है कि हमारे मसाइल भी हल हो पाएंगे, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, या कि फिर से हमें आने वाली हुकूमत कहेगी कि हम मजबूर हैं, इमरान खान साहब बहुत बुरे मुआहदे करके गए हैं, हम मजबूर हैं, इमरान खान साहब ख़जाना खाली करके गए हैं, हम मजबूर हैं, इमरान खान साहब अंदरूनी और बैरूनी सतह पर तन्हाई पर पहुंचा के गए हैं। तो प्लान भी अगर ये शेयर करेंगे और ये सारा कुछ होगा, आप मेरी, हम सारों की ख्वाहिश मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि इस मरतबा जो भी हो पाकिस्तान जीते और अवाम जीते। हम रुल गए हैं, बिलीव मी, और मेरा मुल्क बार जो है ना वो उसकी कोई इज़्ज़त नहीं रही। पासपोर्ट की देख लें, बाकी सारे मसाइल और वसाइल देख रहे हैं और हम कशकोल बन गए हैं। एक अल्लाह करे कि ये इनकी सियासत जो है वो उस जगह पे पहुंच के मेरे मुल्क की इज्जत बहाल हो। बिलीव मी, अब मुल्क उस सतह पर आ गया कि जहाँ इन सारों को बैठकर सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क ने हमें नाम मकाम दिया है, अब हमें वापस कुछ लुटाना चाहिए। आज अगर आप सारों ने कर लिया, इमरान खान साहब भी भुगत गए या भुगत रहे हैं, बाकियों ने भी कर लिया। अच्छा भट्टी साहब, एक सेकंड, आज अगर आप वज़ीर आज़म की तकरीर आपने यकीनी तौर पर सुनी होगी, आज भी वो ललकार रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए, चोरों का गुलदस्ता आ गया। वो कहते हैं माइंड गेम है। अब माइंड गेम क्या, ये तो नंबर्स गेम है। ट्रूली आप समझते हैं मैथमेटिक्स है, पूरा हिसाब की बात है। नंबर बढ़ गए, 172 से ऊपर चले गए, 180 हो गए, वज़ीर आज़म फारग हो जाएंगे, अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। वज़ीर आज़म की तो आज भी वो टोन है, अपोजिशन के साथ तो वो आज भी बात नहीं करना चाहते। और आप कह रहे हैं वो मिल के बैठे या मुल्क को मिल के सारे आगे लेके चले, ये तो आपस में बहुत फर्क है। इमरान खान साहब तो आज भी इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। इस वक्त भी वज़ीर आज़म साहब 2 केस बिल्ड कर रहे हैं। और एक तो चलो वो शुरू से करते आए हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये सारे डाकू चोर लुटेरे हैं और मैं किसी से हाथ नहीं मिलाऊंगा। हालांकि उसमें उनके जो काबीना में बैठे हुए या जो उनके इत्तेहादी हैं या जो पेंडोरा लीक्स वाले हैं वो खैर छोड़ दें। दूसरा केस वज़ीर आज़म जो अब बिल्ड कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि मैं निकाला गया हूँ और मैं निकाला गया हूँ आलमी ताकतों के, अपोजिशन के पीछे आलमी ताकतें थीं और मैं अमेरिका को मैंने एब्सोल्युटली नॉट कर दिया, मैं रूस चला गया, मैं अब रिलीफ देने के तरफ आ रहा था, मैं अब हमारी सारा कुछ मसाइल हल हो रहे थे तो अब मुझे निकाल दिया गया। ये वज़ीर आज़म साहब उस टोन में बात कर रहे हैं, अपने वोटर्स के लिए बात कर रहे हैं। और वज़ीर आज़म साहब अब इस मौके पे क्या कहें कि मैं घबरा गया हूँ या लोग उनके पास ज़्यादा हो गए हैं या मैं जाने वाला हूँ, वो तो खैर कभी भी नहीं, वो कहना भी नहीं चाहिए और वो कहेंगे भी नहीं। मगर गेम वही है आपकी बात के नंबर्स गेम है और नंबर गेम में जाहिर है नंबर गेम के ज़रिए वज़ीर आज़म साहब इक़्तिदार में आए और जैसे जावेद लतीफ़ साहब कह रहे हैं काफ लीग, MQM, GDA, बाप सारे उनको मिले और उन्होंने मफरल डाले बार बार। और लेकिन अब मैं इस बात से एग्री नहीं करता, अब इमरान खान एक सियासी हकीकत हैं, खा वो 15 सीटों के साथ हों, 50 सीटों के साथ हों, अपोजिशन में हों, वज़ीर आज़म हों, अब वो एक सियासी हकीकत है। अब तरीके इंसाफ एक जमात है, खा छोटी सतह पे हो बड़ी सतह पे हो, अब ये चलेगा आगे।
ठीक, फतियाना साहब, नंबर्स गेम है सर। नंबर ऑपोजिशन के पास ऑन पेपर वो कहते हैं हमारे पास ज्यादा है, हुकूमत से ज्यादा नंबर्स होंगे। और तहरीक अदम एतमाद, कम अज कम आज भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि 2 दिन पहले तक वो कह रहे थे कि ये इसके चांसेस कम है, लेकिन आज वो कह रहे हैं इतना कुछ हो रहा है कि फिर इसका मतलब ये है कि फिर कुछ भी हो सकता है। और भट्टी साहब बड़े बाखबर सहाफी हैं, इस बात का अंदाजा तो आपको भी होगा कि अब हो कुछ भी सकता है। और अगर हो गया तो इमरान खान साहब कहाँ खड़े होंगे? जारी बात है, तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई, फिर तो सिलसिला ही बदल जाएगा। मुनीफ साहब, मेरा ख्याल है अपोजिशन बहुत बड़ी हमाकत कर चुकी है और ट्रैप हो गई है और जाल में फंस गई है। अब दोनों सूरतों में इमरान खान फ़ायदे में है। अगर हुकूमत उसकी बच जाती है तो ज़्यादा ताकत के साथ अपने प्रोग्राम को, एजेंडे को लेकर आगे बढ़ेगा और अपोजिशन देखेगी हमारे साथ हो क्या रहा है। और अगर किसी वजह से तहरीक इनकी जो खरीदो फरोख्त और झांसा और लालच और लोगों की लॉयल्टी तब्दील करवाने के लिए लोटा कल्चर को जो डेवलप किया जा रहा है, और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में इससे जान छूटी थी। हुकूमतें 5-5 साल की बजाय 3-3 साल में टूट रही थी। 1985 से लेकर 97 तक सियासी इस्तेकाम आया था, फिर वही पुरानी रवश पे मुल्क को धकेला जा रहा है। और अगर हुकूमत चली जाती है, अवाम कहने पे मजबूर होंगे कि पहली मरतबा किसान को खुशहाली मिली, एहसास प्रोग्राम से 10 लाख रुपए की बैंक गारंटी और इंश्योरेंस गारंटी से इलाज हुआ, गरीबों को के घरों में पैसा आना शुरू हुआ और वो सारा सिलसिला बंद हो गया और हुकूमत एक साजिश का शिकार होगी। क्योंकि हुकूमत जो है वह अशराफिया के साथ जंग लड़ी थी और गरीब मजदूर, किसान और मुतवस्सित तबका की नुमाइंदगी कर रही थी। नौजवान तबका जिसको उन्होंने लाखों स्कॉलरशिप दे दिए, कर्जे दे दिए, मुल्क को तरक्की के रास्ते पे लाने की एक भरपूर कोशिश की। आज़ाद खारजा पॉलिसी आई, पहली मरतबा पाकिस्तान मगरब के दस्तूर से निकल कर खुददार पॉलिसी लेकर आ गया। और अगर ये निकल जाते हैं तो फिर होगा क्या कि लोग, फिर मैं समझता हूँ कि पहले से ज़्यादा ताकत के साथ ये इनके मुकाबले में एक ताकत आ जाएगी और इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। मेरा ख्याल, इनका ख्याल ये होगा कि जब ये आएंगे तो अवाम गुलदस्ते लेकर खड़ी होगी कि पेट्रोल 80 रुपए हो गया और हर चीज़ सस्ती हो गई और दूध की नहरें लग गई हैं। जब कुछ भी नहीं मिलेगा देन इनको एहसास होगा इन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। अच्छा, मियां जावेद लतीफ साहब, टुवर्ड्स द आंसर, खरीदो फरोख्त, झांसा, लालच और ये वो अल्फाज है जो जनाब फतियाना साहब ने इस्तेमाल किए हैं। अब वो ये समझते हैं कि आपने, चले खरीदो फरोख्त को मैं साइड में भी कर दूं, झांसा लालच आपने को दिया है और आप फंस गए हैं बंद गली में। वो अगर जीते इमरान खान साहब तब भी उनकी बल्ले बल्ले है, वो और ताकतवर वज़ीर आज़म हो गए। और अगर हार गए और अगर तरीके अदम एतमाद कामयाब हो गई तो आप लोगों को भी लग पता जाएगा। तो तुम तैयार हो? मनीब साहब, मैं अरशाद भट्टी साहब की एक बात से इत्फाक करता हूँ जो उन्होंने कहा कि इमरान खान आज एक हकीकत है। वो वजह यह है कि एक प्राइम मिनिस्टर मुल्क का लग जाने के बाद उनका हुजम सियासी तौर पे छोटा हो या बड़ा हो, मगर अब वो एक हकीकत सियासी हैं। दूसरी बात, जो मेरे भाई बड़े फतियाना साहब बात कर रहे हैं कि हम ट्रैप हो गए, तो ये भी बता दें कि हम किन के हाथों ट्रैप हुए हैं और अभी भी कोई ट्रैप करने वाली कुव्वतें हैं। तीसरा, मैं ये अर्ज़ करूँगा कि बात सीधी सी है कि जो शामिल उस वक्त किए गए थे पीटीआई में, मुनीब साहब, क्या उस वक्त भी इमरान खान ने उनसे बात की थी? उनको तो पता ही नहीं था कि कौन आ रहा है, बस ये मैसेज आता था कि ये पटा उनके गले में डाल दें, पटा डाल दिया जाता था। ना 4 साल उनसे बात उन्होंने की, ना उस वक्त बात की। तो इसलिए बात करना, अपोजिशन तो बड़ी दूर की बात है, उन्होंने अपनी जमात के लोगों से भी बात नहीं की थी। वो तो बार बार कहते थे, एक पेज पे चला कोई और रहा था। आज अगर कोई चलाने वाला हट जाएगा तो यकीनन जो मैं 50% से ज़्यादा नंबर कह रहा हूँ वो यकीनन उससे भी ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरा, मैं अपने भाई की खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इन्होंने तो अब बड़े अच्छे अल्फाज में ये बात की, मगर इनके वज़रा ये बात करते हैं कि हमारे घर की बात है, जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब, जब भाई आप उन पे मुकदमात बना रहे थे
जब उस्मान बज़दार को कंफर्टेबल करने के लिए गिरफ्तारियां कर रहे थे वुज़रा, अपने वुज़रा की, तो उस वक्त अपने घर की बात थी। जो आज अपने घर की बात आप कह रहे हैं, ये तो अगले दिनों में आपको पता चलेगा अपने घर की बात है या किसी और घर की बात है बाजार में। घर की बात बाहर आ गई है बाजार में। मियां वक्त खत्म हो गया। मैं मियां जावेद लतीफ साहब का, रियाज फतियाना साहब का और इरशाद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच चुका है और हुकूमत के ऊपर ये भी एक सियासी यानी अवामी प्रेशर है। जहां तहरीक अदम एतमाद दायर कर दी गई है, टेबल और रिक्वेजिशन कर लिया गया है इजलास नेशनल असेंबली का, वहीं हुकूमत के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का भी एक एडेड प्रेशर है। हालात किस तरफ जाते हैं आने वाले चंद दिन, बल्कि शायद अब तो ये कहें कि आने वाले इवन हर घंटे के अंदर हालात और सियासी मौसम तब्दील हो रहा है। प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा।